अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं अतहर खान। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफे साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हाइपर टेंशन स्पेशलिस्ट। सब लोग जानना चाहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन को हम इजी ले लेते हैं कि भाई नहीं कोई बात नहीं, जो है ना शायद ये फिक्र की वजह से हो रहा होगा, कोई हर एक की जो है कोई ना कोई स्ट्रेस टेंशन से होती हैं और उसका कुछ इलाज नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है? तो अगर ब्लड प्रेशर को वैसे ही छोड़ दिया जाए जैसा कि 1960s तक किया जाता था कि उसका इलाज नहीं किया जाता था, तो क्या होता है? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं जिस पर ब्लड प्रेशर का बहुत मुज़र असर हो सकता है। एक है हार्ट, दूसरा है किडनी, तीसरा है ब्रेन। तो हार्ट पर क्या होता है? लोगों को अर्ली हार्ट अटैक आ सकते हैं, हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर बहुत कॉमन है। अगर आप ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे तो 60 साल की या 65 साल की उम्र में हार्ट फेलियर होता है, जिनके चलने में तकलीफ होती है, पानी भर जाता है बॉडी में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, दम चढ़ता है थोड़ा सा चलने फिरने, थोड़ी सी एक्टिविटी में। तो ये हार्ट पर असर होता है। किडनी पे क्या असर होता है? किडनी, गुर्दे, अगर आप गुर्दे को देखेंगे तो बहुत ही वो एक फिल्टर है अपनी बॉडी का, और ज़रा सा भी अगर प्रेशर ज़्यादा रहा और सस्टेन ज़्यादा रहा, वैसे ही आपने ट्रीट नहीं किया, तो वो फिल्टर्स पे असर होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन नामी केमिकल लीक होना शुरू होता है, और उसके बाद किडनी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर होता है। तीसरा, ब्रेन पर स्ट्रोक्स कॉमन है। ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो लकवा या फालिज जो बोलते हैं, तो वो बहुत कॉमनली होता है। और देखा गया है कि जब से ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेट 1960 से जब हुआ, ये तमाम बीमारियां काफ़ी कम हो गई हैं बनिस्बत ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। रिलेवेंट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है, इसके क्या सिम्टम्स है कि भाई अब मेरा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की जो है मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पता चलेगा किसी को कि वो अब जो है इसका टेक केयर करना ज़रूरी हो गया है? ब्लड प्रेशर को हम लोग बोलते हैं इट्स अ साइलेंट किलर। तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब माइल्ड और मॉडरेट ब्लड प्रेशर होता है, मामूली ब्लड प्रेशर जब लेवल जब बढ़ते हैं तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। अक्सर देखा गया है कि अगर आप जॉब के लिए हेल्थ चेकअप करने जाते हैं, या कभी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, तो डॉक्टर के पास गए और वहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो बोलता है अरे आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में। बहुत कम ऐसा होता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर तेज़ी से बहुत बढ़ जाता है और सिर में दर्द उसकी वजह से हो सकता है, चक्कर आ सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, दिल में दर्द हो सकता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। मगर बहुत कम देखा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन ऐसा सीवियर सिम्टम्स से हो। तो ये इस वजह से अक्सर पेशेंट आते हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग ओनली। क्योंकि आमतौर पे जो घरों में, जो हमारे फैमिलीज़ में जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर कोई जल्दी एग्रीवेट हो रहे हैं या फिर उनकी गर्दन में नेक जो है पेन हो रहा है एंड सर में दर्द हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि यार बीपी चेक करा लो। सो इज इट ट्रू और देयर इज अदर सिम्टम्स आल्सो? आई थिंक ब्लड प्रेशर चेक कराना अच्छी बात है, स्पेशली इफ़ यू आर ओवर 40, तो और सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर कई वजह से सिर में दर्द हो सकता है, और उसमें एक अहम वजह यह है कि ब्लड प्रेशर है, तो वो चेक कराना अच्छा है। मगर आई थिंक वंस वी क्रॉस 25 to 28 ईयर्स ऑफ एज, एक रेगुलर वंस इन अ ईयर, वंस इन 6 मंथ ये चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है। स्पेशली इंडियंस में ब्लड प्रेशर कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ ज़रा जल्दी बढ़ना शुरू होता है, तो कैच इट अर्ली एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या गोल्स होते हैं कि वो अपने लेवल्स को किस रेंज में कंट्रोल में रखने के लिए जो है क्या रेंज होती है? नेशनल और इंटरनेशनल सोसाइटीज़ क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पर कुछ नंबर्स का तयन किया है कि इसके अंदर ब्लड प्रेशर रहा तो ये आदमी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जनरली 140-90 के अंदर ब्लड प्रेशर रखना ज़्यादा बेहतर है,
ऑफिस ब्लड प्रेशर के हिसाब से। लेकिन अगर आप 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर देखेंगे तो 130 और 80 से कम रहना अच्छा है। और अगर आप घर पर ब्लड प्रेशर लेते हैं और एक 10 या 12 या 14 ब्लड प्रेशर रीडिंग्स लेते हैं हफ्ते या 2 हफ्ते में, तो उनका अगर एवरेज लेंगे तो वो 135 ऊपर का नंबर और लोअर नंबर 85 से कम रहना, तो वो अच्छा कंट्रोल माना जाएगा। तमाम पेशेंट्स के लिए सेम लेवल्स होते हैं या डिफरेंट लेवल्स फॉर डिफरेंट पेशेंट्स? जनरली वो लेवल्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन जो पेशेंट्स को किडनी डिजीज है, जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, इनके लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली कम करना चाहते हैं। जो टॉप नंबर है 130 या 125 से कम रहा तो बेहतर है, समझा जा रहा है। तो ज़रा सा, मगर बॉटम लाइन ये है कि आप 140 के नीचे भी कर लें, 140 90 के नीचे भी कर लें तो वो भी बड़ी बात है। ये जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं? तो 2 इम्पोर्टेंट तरीके हैं। एक हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, यानी बगैर दवाओं के, और उसकी भी डिटेल बोलूँगा। और दूसरा है दवाओं के ज़रिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट तरीके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब दवाई लेना शुरू करते हैं तो वो गैर दवाई तरीका छोड़ दें, क्योंकि वो और ये दोनों भी साथ में लेना चाहिए, करना चाहिए। तो फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मेथड्स है उसको भी ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करें। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं हम लोग, कि लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओबीज हैं तो आपको वेट कम करना चाहिए। अगर आप सेडेंट्री हैं, आप ज़्यादा मूव नहीं होते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो आपको चलना फिरना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हफ्ते में 3 से 4 मरतबा। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक को कम करना ज़रूरी है। अब आजकल गाइडलाइंस कह रहे हैं कि कम से कम नमक खाया जाए, जो कि 1500 मिलीग्राम के करीब सोडियम 24 घंटे में, उससे कम लिया जाए। जिसका मतलब है 1 टीस्पून का 1/3 हिस्से से भी कम नमक खाया जाए। और जिसका मतलब है आप बाहर का तलन नहीं खाएंगे, अचार नहीं खाएंगे, और बाहर का खाना नहीं खाएंगे। घर में भी जो खाएंगे तो नमक ऊपर से नहीं डालेंगे और कम से कम नमक इस्तेमाल करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करने के लिए बता रहे हैं, हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट है नहीं वॉक करने का, तो वो घर में क्या कर सकते हैं, मतलब विद इन देयर बाउंड्री वॉल्स? I think it is very important to go out of the house and walk. There is no excuse. घर में वॉकिंग रोजमर्रा की, जो बाज लोग बोलते हैं कि मैं I do lot of chores in the home, अपना काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, तो that is not counted. brisk walking का इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप वॉक करते हैं कि आपका हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। जब तक हार्ट रेट नहीं बढ़ती, थोड़ा सा पसीना नहीं आता, उस आपकी एनर्जी, कैलोरीज नहीं जल रहे हैं, और ये ज़रूरी होता है। अच्छा, मीट, रेड मीट, या चूंकि हम लोग नॉन वेज ज़्यादा हैं तो ये भी कुछ जो है तो लाइफस्टाइल में ये बहुत अहम चीज़ है, वो है अच्छा खाना। तो एक बहुत अच्छा खाते हैं हम लोग, सॉरी, इतना खाते हैं कि दावतों में आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सब फैट खाते हैं। अच्छा खाना मेडिकल टर्म्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि हेल्दी खाने से मुराद है मेरी। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी चंद साल पहले, उसका नाम था डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश स्टडी। तो उस स्टडी में जो खाना इस्तेमाल किया गया है उसको डैश डाइट कहते हैं हम लोग। तो डैश डाइट कोई ऐसी एसिटरिक डाइट नहीं थी, कुछ ऐसी अजीब किस्म की डाइट नहीं थी, बल्कि सिंपल डाइट थी जो हम खा सकते हैं। और उसमें ये था कि 3 to 4 servings of fruits, 3 to 4 servings of vegetables, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध जिसके की मलाई निकाल दी गई हो, कम नमक, और अवॉइडिंग रेड मीट, अवॉइडिंग जंक फूड। ज़्यादा खाएंगे तो आप चिकन या फिश खाएंगे। तो जब ये स्टडी की गई और एक ग्रुप को ये खाना दिया गया, तो डैश खाना जब दिया गया तो उनका ब्लड प्रेशर विद इन फ्यू वीक्स कम होने लगा, 8 से 14 मिलीमीटर तक।
آن این ایوریج. اور جب تک یہ لوگ اس اسٹڈی میں رہے یہ بلڈ پریشر کم ہی رہا تقریباً، تو کافی کچھ کم ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ویٹ کم کرتے ہیں تو اسٹڈیز میں بتایا گیا ہے کہ ہر کلو گرام جب بلڈ پریشر لوور کرتے ہیں تو 1 ملی میٹر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. سالٹ سے اگر سالٹ کم کر دیں آپ تو ایک چیز یہ ہے کہ ایک دوا کم ہو جا سکتی ہے. اگر آپ 3 دوا پر ہیں تو 2 دوا پر آ جائیں گے، اور 8 سے 10 ملی میٹر مرکیوری بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے. جی، سب سے مشکل کام ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ وہ کھانے پہ کنٹرول کریں، یا پھر ایسا کھانا کھائے جس میں ٹیسٹ نہیں ہے لیکن ہیلدی ہے. تو یہ کانسیپٹ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ جیسے دعوتوں کا ہمارا سسٹم ہے، اور جو لیٹ کوئی ٹائم نہیں ہے کب کھا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں، تو ایسے پیشنٹس جو ہائپر ٹینشن ہے ان کو اٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے، تو وہ پھر کس طریقے سے جو ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ میں بھی حیدرآباد ہی کا ہوں اور اکثر آتا جاتا ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں کا. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، تو اسے اور میٹھا کھلاتے ہیں اور اس کی خاطر کرتے ہیں، حالانکہ وہ دوستی نہیں ہے، وہ دشمنی ہے آج کے حساب سے. تو آئی تھنک انڈیویجولی ہم کو اب کنٹرول کرنا چاہیے، اور اچھی چیز کھائیے ضرور لیکن کم مقدار میں کھائیے. ہر چیز کو ٹیسٹ کیجئے. ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہرمٹ یا مونگ بن جائیں، بالکل کوئی چیز نہیں. کبھی کبھار کھائیے لیکن کنٹرول میں کھائیے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جو بزنس چل رہا تھا شہر میں یہ ایشو سے پہلے اور یہ ایشو کی شروعات میں، اور اب کیا فرق پڑا؟ فأنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. شاعری کو میں نے ہمیشہ اہم درجہ دیا ہے، اور مجھے گھر بیٹھے اگر کوئی کام عزت سے مل جاتا ہے تو میں کر لیتی ہوں. ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جب اردو صحافت کا ریکگنیشن تو رہا، مگر جو اس کے اندر ایک فائر محسوس کی جاتی تھی وہ بعد میں نظر نہیں آئی. جو بھی بنے میڈیا کی آواز، ہم بنائیں گے بحث کا موضوع. دیکھیے پروگرام خاص ملاقات روزانہ شام 4:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. ناظرین، پروگرام خاص ملاقات میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عبدالرافع صاحب، جو اب نان فارماکولوجیکل جو لائف سٹائل پہ تو ہم لوگ آپ بتا دیے، اب جو فارماکولوجیکل میتھڈس ہے بی پی کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اب کئی دوائیں ایسی آئی ہیں جو بہت اثر والی ہیں، بہت جلد ہی سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر دواؤں کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اور یہ بعض دوائیں ایسی ہیں جو whose effects are beyond بلڈ پریشر کنٹرول، کہ بلڈ پریشر تو کنٹرول کرتے ہی ہیں لیکن یہ کڈنی اور ہارٹ اور برین کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں ساتھ میں. تو یہاں تک کہ بعض وقت ایسا بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں بھی ہے لیکن کڈنی میں پروٹین زیادہ آ رہا ہے تو ان دواؤں پر آپ کو رکھ دیا جاتا ہے. آپ کو بلڈ پریشر نہیں بھی ہے، آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تو ان دواؤں کو آپ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بہت اچھی دوائیں آج کل مارکیٹ میں موجود ہیں جو ڈاکٹرز پرسکرائب بھی کرتے ہیں. تو اس میں بعض دواؤں کے گروپ کا نام میں بتاتا ہوں. ایک بولتے ہیں ہم لوگ ایس انہیبیٹرز، دوسرے ہیں ARBs اینجیوٹینسن ریسپٹر بلاکرز، یہ بڑی اچھی دوائیں ہیں. تیسرا ہے کیلشیم چینل بلاکرز، اور ایک جو سب سے پرانی اور سب سے اثر والی دوا ہے وہ ہے، اس کا نام ہے، وہ گروپ کا نام ہے ڈائیوریٹکس. تو یہ ڈائیوریٹکس کو اکثر ڈاکٹرز بولتے ہیں یہ پیشاب کی گولی ہے. تو جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ سالٹ اور واٹر کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے ہائپر ٹینشن سے، تو ڈائیوریٹکس یہ کرتے ہیں کہ سالٹ کو پھینک دیتے ہیں پیشاب کے ذریعے، پانی کو پھینک دیتے ہیں پیشاب کے ذریعے، نکال دیتے ہیں باڈی سے، جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. تو ڈائیوریٹکس
तकरीबन 30-35 साल से जो भी क्लिनिकल स्टडी की जाती है उसमें डायरेटिक्स को जब कंपेयर किया जाता है तमाम नई दवाओं के साथ भी, तब भी डायरेटिक्स उतनी ही असर बताते हैं जितना कि नई दवा है। तो हर पेशेंट को चाहिए कि थोड़ी सी मकदार में एक डायरेटिक भी उसके दवा के रेजिमेन में शामिल हो ताकि इफेक्टिवली उसका ब्लड प्रेशर कम हो। तो ये 3-4 ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो बहुत अच्छे हैं ब्लड प्रेशर के लिए ही नहीं बल्कि किडनी के लिए भी, बल्कि और हार्ट के लिए। फर्स्ट लाइन थेरेपी जो टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ये डिफरेंट वैरायटीज है या कोई मेडिसिन भी आप जो है? ये फर्स्ट लाइन है डायरेटिक्स जी, एस इनहिबिटर्स, ARBs और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी कहा जा रहा है कि एज दे कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन मेडिकेशन स्पेशली ओल्डर लोगों में। अच्छा, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो अब जैसा ये शुरू में आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले डॉक्टर्स को चूंकि क्लिनिकल ट्रायल्स जब तक ज़्यादा नहीं हुए थे तो अंदाज़ा नहीं था कि कितनी मकदार में दवा देनी चाहिए, तो यही डायरेटिक्स को बहुत ज़्यादा मकदार में देते थे कि भाई इफेक्टिव डोज इतना ज़्यादा देना चाहिए। मगर क्या होता था, एक लेवल के बाद जब आप दवा का मकदार बढ़ा देते तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा शुरू होते, उसका इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे कम होता है। तो अब मगर हमको एक सही अंदाज़ा है कि कौन सी गोली कितनी देनी चाहिए। तो जैसे कि क्लोरथायलिडोन या हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो डायरेटिक गोलियां हैं पहले 75 मिलीग्राम देते हैं, अब मैं 6.25 या 12.5 देता हूं जो मैक्सिमम अपना इफेक्ट उसमें ही मिल जाता है। अब उससे ज़्यादा जब देना शुरू करता हूं तो साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि एक तो कमज़ोरी बढ़ जाती है लोगों को, उसमें बस केमिकल रहते हैं, पोटेशियम ज़्यादा बह जाता है जिससे फिर कमज़ोरी हो जाती है। दूसरी दवाएं जो हैं आजकल जो निकले हैं एस इनहिबिटर्स, रैमेप्रिल है, लाइसिनोप्रिल है, क्विनाप्रिल है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अक्सर लोगों को 30 से 40% लोगों को उससे थोड़ी सी ड्राई कॉफ होती है। अगर वो बर्दाश्त होती है तो ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त होती है तो उसी की तरह एक दूसरी ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जिसका नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs जिसे कहते हैं हम। तो वो भी उतनी ही अच्छी है जितनी एस इनहिबिटर्स हैं, लेकिन उसमें ये खांसी का प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो भी दे सकते हैं। और तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत इफेक्टिव मेडिकेशन है, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा है किसी का तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे डाल देते हैं पेशेंट को। उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ये इतनी इफेक्टिव है कि अपनी आर्टरीज को खोल देती है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। जब ये आर्टरीज को पूरे खोल देती है तो ये अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी में पैरों में ब्लड पूल हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाज़ वक्त इडीमा हो जाता है, पैर सूज जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे हैं जैसे स्टैमलो या एम्लोडिपिन नाम की दवाएं हैं, तो अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे हैं तो मैं पेशेंट को पहले ही बोल देता हूँ हो सकता है थोड़ा सा पैर में सूजन आएगी, बर्दाश्त कर ले सकते हैं तो ठीक है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसका इलाज भी है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जो पेरेंट्स को अगर फादर या मदर को अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है तो उनके बच्चों में सेम डिजीज़ होने के क्या चांसेस होते हैं? जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जो 95% ऑफ द टाइम होता है, तो अभी डेटा क्लियर नहीं है कि कितना जेनेटिकली बाप से बेटे में आता है या बेटे से फिर पोतरे में आता है। तो अभी इट इज़ नॉट रियली क्लियर, मगर देर इज़ अ मोर प्रोपेंसिटी ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन इफ़ योर पेरेंट्स हैव हाइपरटेंशन देन इन अदर्स। तो अब हमको इंतज़ार करना पड़ेगा एक पूरा क्लियर डेटा के लिए। हाँ, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बाज़ वक्त कुड रन इन फैमिलीज, तो वो अलग बिल्कुल एक वो किसी और मर्ज की वजह से ब्लड प्रेशर होता है तो वो हो सकता है। जैसा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पे डेटा जो है स्टोर होता है, कोई एक पेशेंट डॉक्टर के पास, फैमिली फिजिशियन या जो भी डॉक्टर के पास वो जाते हैं टाइम टू टाइम, और अब आप वहाँ से माशाल्लाह यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे तो ये सिस्टम ही नहीं है किसी के पास। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को
कोई या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे ताकि वो पेशेंट की कोई हिस्ट्री जो है पता चले आगे, अगर कोई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं या कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी में है, तो कोई एक्सेस कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, या आप क्या समझते हैं हमारे पास? जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका में, यूएस में 2014 में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी मैंडेटरी फॉर एवरी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको जो भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूरा डिजिटलाइज आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास प्रिजर्व रहेगी, ताकि वो आप कभी भी आप ले सकते हैं या कहीं भी आप जाएंगे तो वो मंगवा ले सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर अभी नहीं है। बाज़ हॉस्पिटल्स के पास इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ के जो फिजिशियंस हैं शायद उसके यूज टू नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन का अभी ज़रा सा प्रॉब्लम है। जो आपके लिखकर आपके जो पेपर पे दे देते उतनी हिस्ट्री उनके पास होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने समझता हूँ वो दूसरी बार अगर पेशेंट वही डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको याद भी नहीं रहता कि वो ये पेशेंट कौन है, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। एंड वी आर द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री एंड देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो इसमें ये होता है कि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द पेशेंट, टू एम्पावर द पेशेंट। जैसे आज हम लोग जो हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पेशेंट को मालूम है कि वो उसको अगर ब्लड प्रेशर है तो किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम व्हेन ही विजिट्स हिज फिजिशियन ही कैन टेल देम कि भाई आपने मेरा ये टेस्ट किया या नहीं किया, कि मेरा ब्लड प्रेशर गोल पर है नहीं है, मैं अच्छी दवाओं पर हूँ या नहीं हूँ, मेरी दवा का डोज बराबर है नहीं है, या मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो क्यों नहीं आप दूसरी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल हर एक को कंप्यूटर देखना आता है, बहुत आसान है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आप जब भी डॉक्टर के पास, अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उससे पहले अपनी बीमारी के बारे में पूरी डिटेल हासिल कर लें कि लेटेस्ट क्या है, और जाकर वहाँ पर आप डॉक्टर से डिस्कस करें। और अगर डॉक्टर नहीं भी नोट कर रहा है तो आप अपने पास एक नोटबुक रखें और नोट कर लें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दवाओं पर है आप। और ऐसे कोई कैंपेन्स यहाँ पे होते हैं हमारे शहर में या हमारे स्टेट एंड मुल्क में जिससे अवेयरनेस जो है हो लोगों को अबाउट हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर? ऐसे कोई एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कोई कैंपेन्स या फिर वर्कशॉप्स या कोई सेंटर से जहाँ पे जाके ये जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं लोग? हमारे यहाँ पर भी अपोलो हैदरगुड़ा में काफ़ी हम लोगों ने पैम्फलेट्स बनाए हैं पेशेंट एजुकेशन के बारे में। अब अक्टूबर 2 को पब्लिक गार्डन में मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन में मेरा फिर एक लेक्चर है टू एजुकेट ऑन हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी डिजीज़। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, और तकरीबन हर हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ मैं अखबार में पढ़ता ही रहता हूँ कि डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। मैं समझता हूँ आजकल अगर कोई भी पेशेंट वेब पर जाता है, इंटरनेट पर जाता है, तो हर डिजीज़ के बारे में वीडियोस भी हैं, सिंपल अंदाज में पूरे बीमारियों के बारे में लिखा गया है। तो इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। जो कोई ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स जो है आ रहे हैं हाइपरटेंशन को मैनेज या एडवांस लेवल में उसको कंट्रोल या रिवर्स करने में, कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट हो रही? तो एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया कॉन्सेप्ट आया है हाइपरटेंशन की फील्ड में पिछले चंद सालों में, और वो ये है कि पिछले 30, 40, 50 साल में हाइपरटेंशन को एक बीमारी की तरह हम लोग लेते थे। अब कॉन्सेप्ट ज़रा बदल रहा है कि हाइपरटेंशन जो नंबर है आपका 142 है, समझिए, ऊपर का नंबर और नीचे का 92 है, तो क्या ये हाइपरटेंशन ये बीमारी है? ये तो एक नंबर है। तो नया कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ मार्कर ऑफ अ डिजीज़, कि ये निशानदेही कर रहा है कि कुछ हो रहा है, और कुछ कहाँ हो रहा है? आपके आर्टीरियल सिस्टम में, आपके रगों में। इस कॉन्सेप्ट को अगर और आगे लेके जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कब शुरू हुआ, ये डिजीज प्रोसेस कब शुरू हुआ। तो जब आप ब्लड प्रेशर लेते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बोलते हैं कि ये आदमी को हाइपरटेंशन है, तो शायद इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो व्हाई नॉट कैच इट अर्ली? तो क्या हो रहा है आर्टीरियल ट्री में? तो आर्टीरियल स्टिफनेस आ रही है,
کہ آپ کی آرٹیریل ٹری جو ہے جو بلڈ کو پہنچا رہی ہے آپ کے ڈفرینٹ آرگنز میں پوری باڈی میں، تو آرٹیریل ٹری کی ایجنگ جو ہے ذرا تیزی سے ہو رہی ہے. آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ ینگ ہیں، آپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی آرٹری اسٹف ہو رہی ہے. تو کیسے پکڑیں گے یہ اسٹفنس کو، کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے؟ تو آج کل نئے ڈیوائسز آ گئے ہیں. ہمارے یہاں اپولو ہاسپٹل حیدرگڑھ میں بھی ایسی ڈیوائسز ہیں کہ آرٹیریل اسٹفنس کو آپ فار ایگزامپل میرے سامنے 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، 120/70 ہے ان کا بلڈ پریشر. دونوں پر میں ٹیسٹ کرتا ہوں آرٹیریل اسٹفنس. سمپل ٹیسٹ ہے، 5-10 منٹ میں ہو جاتا ہے بغیر کسی سوئی چبائے، بغیر کچھ کرے، بالکل معمولی ٹیسٹ ہے. وہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے نمبرز خراب ہیں وہ آرٹیریل اسٹفنس کے، حالانکہ دونوں کے بلڈ پریشر برابر ہے، اور ایک کے ٹھیک ہیں. کلینکل ٹرائلز میں بتایا ہے کہ، اور وہ بھی بڑے بڑے کلینکل ٹرائلز میں، سم آف دیم آئی واز دا انویسٹیگیٹر ان دا US ان دیس ٹرائل. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے یہ نمبرز خراب ہیں تو 3 یا 4 یا 5 سال بعد یو آر مور پرون ٹو ڈیولپ ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز دین somebody whose arterial stiffness numbers are better. تو یہ جو نئی ڈیوائسز ہیں اس سے ارلی وہ آرٹریز میں جو ڈیزیز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اپن ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز پہ کام کرتے ہیں جب ہم کو وارننگ دی جاتی ہے، تو دونوں انڈیویجول جو آپ کے سامنے ہیں بلڈ پریشر بالکل اچھا ہے، ایک کے نمبر ذرا خراب ہیں آرٹیریل اسٹفنس کے. اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا تو وہ اگر رننگ نہیں کرتا ہے، برسک واکنگ نہیں کرتا ہے تو کل سے شروع کر دے گا. وہ اگر کھانا وہ بالکل تلن کھاتا ہے، بہت نمک کھاتا ہے تو وہ کم کر دے گا. تو ہیلدی لائف اسٹائل اگر اپنائیں گا تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ہی ول ناٹ ڈیولپ ہائپر ٹینشن دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. That way he'll be able to preserve his health for a longer time. Is it very expensive test, jo arterial health? It's not very expensive. It is a simple test and it's not expensive at all. Especially when you compare it with all the big tests that you do. This is a much simpler test. Or I think کافی کچھ ڈیٹا اب آ گیا ہے کہ، اور انٹرنیشنل گائیڈ لائنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا ہائپر ٹینشن سینٹر ہو تو یہ ڈیوائسز آپ رکھنا چاہیے، یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹو اسٹریٹیفائی دا رسک، کہ اگر کوئی بلڈ پریشر نہیں بھی ہے، اگر اس کا یہ ہے تو اس کے نمبرز خراب ہیں تو اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ یو آر ایٹ اے ہائر رسک ٹو ڈیولپ دیز. تو کیوں نہیں آپ کچھ اس میں اپنی لائف اسٹائل میں چینجز کریں. ہمارے ناظرین جو فیملیز جو دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو پیشنٹس بھی ہیں اور میڈیکیشنز پہ ہے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہی ہے کہ بینگ انڈینز وی آر ایٹ اے ہائر رسک فار ڈیولپنگ ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، کڈنی ڈیزیز، اینڈ وی آر ایٹ اے ہائر رسک دین ایوری بڈی ایلس دیٹ یو نو آف. تو ہم کو دوسروں سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، ہیلدی لائف اسٹائل اپنانی چاہیے. جیسا کہ اطہر صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارے یہاں دعوتوں میں جاتے ہیں تو کم کھائیے، تھوڑا چکھ لیجیے ہر چیز کو مگر کم کھائیے، کم خاطر کیجیے دوسروں کی. خاطر کرنا اچھی چیز نہیں ہے، خصوصاً میٹھا اور یہ کھانوں سے. تو ہیلدی لائف اسٹائل بہت ضروری ہے. اگر آپ روڈ پر دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ صبح صبح برسک واکنگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دیز آر اولڈر پیپل، دے ہیو آلریڈی بین ڈائگنوزڈ ود ہارٹ ڈیزیز اینڈ ہائپر ٹینشن اینڈ ایوری تھنگ. یو ریئرلی سی اے ینگر پرسن ہو از ہیلدی ہو از ڈوئنگ دیٹ واک. تو اب چاہیے کہ اپنے جتنے نوجوان ہیں وہ ابھی سے اٹھ جائیں. ایسا نہیں کہ ایک وقت ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یا ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. It is always good at every stage, but why not prevent it before you get these problems? Precaution is better than cure. Sure, That's what the saying is. So nice of you, sir. Thank you very much. آپ جو ہے آئے ہمارے پاس آج اور ماشاءاللہ ساری انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. اینڈ انشاءاللہ ضرور ہم آگے جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں کڈنی ہیلتھ پہ جو ہے ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مجھے یہاں موقع دینے کا. تھینک یو. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر محمد عبدالرافع، نیفرولوجسٹ
اینڈ ہائپر ٹینشن اسپیشلسٹ آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کافی آپ کے سوالوں کا جواب ملا ہوگا، اینڈ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ اب دیجیے اطہر خان کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔